मध्य एशिया से जो संपर्क हुआ उसके प्रभाव के बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव के बारे में। मध्य एशिया के विजेताओं ने भारत से संपर्क के बाद छोटे छोटे राज्य के राजाओं पे अपना शासन थोप दिया। एक तरीके से सामंती व्यवस्था का सूत्रपात हुआ और ये कुषाण शासक एक उपाधि धारण करते थे महाराजाधिराज का, यानी राजाओं का राजा, राजा महाराजाधिराज, राजाओं का राजा। और कुषाण शासकों ने चीन के पद्धति पे अपने आप को देवपुत्र कहा। अशोक का इतना साहस नहीं था। अशोक ने तो अपने आप को कहा देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, देवप्रिय भले कहा, लेकिन उसने जो अपने आप को देवपुत्र नहीं कहा। और ये देवपुत्र की अवधारणा जो है कुषाणों को मिली थी चाइना से, चीन से। चीनी शासक अपने आप को जो है स्वर्ग का पुत्र बताया करते थे। तो यहाँ से अपने आप को जनता पे अपनी वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस तरह की अवधारणा, सामंती अवधारणा का विकास किया गया कि राजा जो होता है वो देवपुत्र होता है। और स्मृतिकार मनु इसी बात को कहते हैं कि राजा अगर बच्चा भी हो तो उसका आदर करना चाहिए। राजा अगर बच्चा है, क्यों? क्योंकि वह देवता है जो मानव का रूप धारण करके शासन कर रहा है। इसी तरीके से मध्य एशियाई विजेताओं ने भारत में छत्र प्रणाली की शुरुआत की। हालांकि यूनान में यूनानियों ने सेनानी शासन की प्रणाली को प्रमुखता दी। वहाँ पे राजा सैनिकों की नियुक्ति, सेनानियों की नियुक्ति करता था। लेकिन भारत में कुषाणों ने और शकों ने राज्य शासन में छत्र प्रणाली की शुरुआत की और उसने अपने शासन में कई भागों में विभक्त करके अलग अलग क्षत्रपों को नियुक्त किया। एक और बड़ी अनोखी बात आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस समय दो आनुवंशिक राजाओं ने एक ही समय में संयुक्त शासन किया। मतलब एक ही समय में एक ही राज्य पे दो दो राजा हुआ करते थे, जैसे पिता और पुत्र मिलकर शासन करते थे। ये अनोखी बात है। ये राजनीति की बात हो गई संक्षेप में। और बताया ना कि यूनान में ये स्टेटोजोस सेनानी शासन था वहां पे। जिस तरीके से यहाँ पे कुषाणों ने छत्र शासन किया, तो स्टेटोजोस याद रखिएगा। अच्छा हाँ, अगर धर्म की बात आप करेंगे, धर्म की बात करेंगे तो इस समय मध्य एशियाई विजेताओं ने भारत में आने के बाद, जैसे पहले चर्चा हो चुकी है कि उनके पास अपना कोई संगठित धर्म या नहीं थी। तो उन्होंने भारत से आकर के भारत में यहाँ के जो भी धर्म थे, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, कमोबेश सारे धर्मों को अपनाया। जैसे अगर आप देखेंगे यूनानी राजदूत जो हेलियोडोरस साहब आए थे, उन्होंने विदिशा बेस नगर में एक वासुदेव के स्तंभ की स्थापना की वासुदेव की आराधना के लिए। इससे लगता है कि वो वासुदेव कौन? कृष्ण का ही नाम वासुदेव है। वासुदेव विष्णु के ही अवतार हैं। इस तरीके से कुषाण शासकों ने जो है शैव धर्म को भी अपनाया और बौद्धों के चर्चा की। कुषाणों ने बौद्धों को भी, बौद्ध धर्म भी अपनाया और शैव धर्म भी अपनाया। उधर बताया कि विष्णु वैष्णव धर्म की भी मान्यता थी। खुद आप देखिए, अगर आप कुषाण वंश की बात करेंगे तो उनके संस्थापक क्या नाम था, कुजुल कटफिसस, उसके बाद भीम कटफिसस, फिर कनिष्का प्रथम हुए, कनिष्का के बाद हुविस्क हुए, फिर कनिष्क द्वितीय हुए। आगे चल के आप देखे होंगे वासुदेव प्रथम और अंतिम राजा वासुदेव द्वितीय थे, जैसा पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आप नाम से ही देखेंगे तो कुषाण वंश का जो अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था या पहले वाला वासुदेव प्रथम, इन्होंने अपना नाम वासुदेव के नाम पे रखा। वासुदेव कौन है? विष्णु के अवतार ही तो हैं। इससे लगता है कि राजा ये अपने आप को देवपुत्र तो मानते ही थे। और ये जो है वैष्णव धर्म, विष्णु के भी उपासक थे। शैव धर्म को भी इन्होंने माना। आपने मिलिंदपनों की चर्चा पीछे कर रहा था, जिसमें राजा मिनांडर थे। उन्होंने
जिसमें कि मिनांडर और नागसेन या नागार्जुन का जो प्रश्न और उत्तर है, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि राजा मिनांडर ने जो है नागार्जुन या नागसेन से संतुष्ट होकर के उनके जो जीवन से जुड़े हुए जो उद्वेलित करने वाले प्रश्न थे उसका उत्तर पाने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ के शासक वैष्णव धर्म को हो, शैव धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, तीनों धर्मों को उन्होंने अपनाया। धर्म के मामले में काफ़ी उदार थे। और जहाँ तक समाज की बात है तो आप देखेंगे कि यूनानी शक, पार्थियाई या पहलो और कुषाण ये विजेता के रूप में भारत में आए और भारत में आने के बाद ये भारत में रच बस गए। क्योंकि ये विजेता जाति से संबंधित थे और हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी समाज में, भारतीय समाज में क्षत्रियों को जो है शासन करने वाला माना जाता था, ये विजेता थे। तो स्मृतिकारों ने मनु ने इन्हें क्षत्रिय का दर्जा दिया, यद्यपि बात अलग है कि इन्हें द्वितीय श्रेणी का क्षत्रिय माना गया। मनु ने कहा कि अधम क्षत्रिय, उन्होंने सब पहलुओं को अधम क्षत्रिय बताया। लेकिन भारतीय समाज में, प्राचीन भारतीय समाज में, एंशियंट इंडिया में विदेशियों को सबसे अधिक समाहित करने वाला, आत्मसात करने वाला काल यही था। संख्या में मध्य एशिया से जो आगमन हुआ, जो आक्रमणकारी यहाँ आए, उनसे हमारे सारे धर्मों में, जितने भी धर्म थे, सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, पड़ना भी था। जब समाज में सम्मिश्रण की प्रक्रिया चलती है तो उससे समाज में लोगों की सोच में बदलाव आते ही हैं। तो मध्य एशिया से आक्रमण के बाद जब यहाँ आत्मसातीकरण शुरू हुआ तो सारे धर्मों के ऊपर प्रभाव पड़ा, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव बौद्ध धर्म के ऊपर पड़ा। हुआ ये कि बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ जो अभी तक सादा जीवन व्यतीत करते थे, वो अब नगरों में व्यापार में बढ़ोतरी हुई, व्यापार और कारीगरों में की संख्या में बढ़ोतरी हुई, इनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई। और अब ये भिक्षु और भिक्षुणियाँ जो है कैश में जो है दान लेने लगे। और अगर आप आंध्रा में नागार्जुन कोंडा में देखेंगे तो वहाँ भारी मात्रा में सिक्के मिले हैं। इससे पता चलता है कि धन संग्रह भी इन भिक्षु भिक्षुणियों ने करना शुरू कर दिया। और समाज में बढ़ते विलासितापूर्ण जीवन को देख करके उनको मन में भी ये लालसा जगी कि वो भी ऐसे ही शानदार ऐशो आराम का जीवन जिए। और उन्होंने भी सुंदर भव्य वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। पहले दान में भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में इतना अनुशासन लगाया था कि लोग सोने चांदी का उपहार अगर कहीं मिलता था तो बहुत भिक्षु भिक्षुणियाँ उसको नहीं लेते थे। लेकिन अब भाई सोना चांदी मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी एक सामान्य जीवन जिए। और हुआ ये कि संघ को छोड़ करके गृहस्थ जीवन जीना शुरू कर दिए। और गृहस्थ जीवन मतलब मांसाहार, बाहर से जो लोग आए वो मांसाहारी थे, उन्होंने मांसाहार खाना शुरू कर दिया। और सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, सोना चांदी, ये सब चीज़ें छोड़ करके अनुशासन कहने का मतलब जो बौद्ध धर्म में था वो काफ़ी शिथिल हो गया। और लोग जो है अब संघ को छोड़ करके भिक्षु भिक्षुणियाँ गृहस्थ आश्रम का वर्ण कर लिया उन्होंने। और नए रूप में एक बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ जिसे कहते हैं कि महान वाहन, महायान। और ये महायान जो थे, इन्होंने ये भी किया कि पहले बुद्ध के प्रतीकों की पूजा होती थी और भगवान बुद्ध की प्रतिमा बना के पूजा करना शुरू कर दिया। और एक बात ये ध्यान देने की ये है कि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा के बाद, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा के बाद ब्राह्मणों ने भी अपनी मूर्ति पूजा का प्रचलन खूब बढ़ाया। यानी ब्राह्मणों में जो मूर्ति पूजा का प्रचलन देखने को मिलता है वो बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा पूजा शुरू हुई उससे कहीं ना कहीं प्रभावित है। और इस महायान के सबसे बड़े संरक्षक कौन बने? कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क। आपने नाम सुना होगा, कनिष्क ने जो है। और इसी समय आपको पता है कि कुंडल वन में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। और वहीं से बौद्ध धर्म हीन या महायान दो भागों में विभक्त हुआ। और कनिष्क जो है महायान के बहुत बड़े समर्थक थे। एक बात और याद रखिएगा, चाहे कि चरक का नाम आपने सुना होगा। चरक, इनकी बड़ी मशहूर पुस्तक है चरक संहिता। चरक संहिता पुस्तक है ये चरक की। ये चरक जो है कनिष्क के राजवैद्य थे।
चर्चा कर रहे थे हम लोग ना कि कनिष्क के यहाँ जो है कौन कौन पार्श्व, नागार्जुन जिन्हें नागसेन कहते हैं, और क्या कहते हैं उनको वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन। इसी तरीके से चरक भी उनके राजवैद्य थे कनिष्क। इन्होंने जिन्हें आयुर्वेद का प्रणेता आप मानते हैं, चरक ऋषि की प्रसिद्ध कृति है चरक संहिता। ये प्रसंगवश ये कनिष्क के बता दिया, कनिष्क के राजवैद्य थे। और अगर आर्थिक स्थिति की बात हम करें, आर्थिक परिवर्तन क्या आए, तो शक और कुषाणों के आने से भवन निर्माण में काफी बदलाव आया। और ये वर्णन है कि फर्श जो थी हमारी, फ्लोर फर्श जो है, ये पक्की ईंटों का प्रयोग होने लगा। और टाइल माने पक्की ईंटें जो थी, टाइल का प्रयोग जो है फर्श में और छत में दोनों जगह होने लगा। ये एक बदलाव थे। और अगर मृदभांडों की बात करें तो लाल मृदभांड जो सफेद और पालिशदार थे, उसका प्रयोग कुषाणों ने किया। कुषाणों ने जो है वर्तन जो है अपना लाल मृदभांड मध्य एशिया से आया था। और इनके आगमन के बाद जो है पता अश्वारोही सेना बड़ी मजबूत हो गई। घुड़सवारी की कला में ये पारंगत थे। ये उत्कृष्ट घुड़सवार थे। और इनके संपर्क के बाद ही जो घुड़सवारी में सुधार हुआ, जैसे कि आपको पीछे चर्चा कर चुकी कि घोड़े का लगाम, काठी, जीन और रस्सी के रकाब, ये सारी चीज़ें जो है शकों कुषाणों के संपर्क के बाद ही, मध्य एशिया से संपर्क के बाद ही विकसित हुई। और ये भी चर्चा हुई थी कि शकों और कुषाणों के चलते ही जो है आप पता चला था कि पगड़ी, कुर्ती, पजामा या लंबा कोट, ये सारी चीज़ें जो है क्या, पगड़ी आज जो देखते हैं ना सरदार लोग, अफगानी लोग पगड़ी बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मध्य एशिया से आई शकों कुषाणों के प्रभाव के बाद। तो ये पगड़ी हो गई, कुर्ती, पजामा, लंबी कोट है, ये सारी चीज़ें। और इसी तरीके से टोपी, हेलमेट, मतलब सर की रक्षा करने के लिए जो कवच बनता था, हेलमेट, जूता, ये सारी चीज़ें जिससे कि योद्धाओं को युद्ध लड़ने में बड़ी मदद मिली। और इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण काम ये था कि इन्होंने जो है जो रेशम मार्ग था उस पर जो है कुषाणों ने कब्जा कर लिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। रेशम मार्ग क्या था कि चीन से चल करके मध्य एशिया, अफगानिस्तान होते हुए एक रास्ता जाता था। और मध्य एशिया और अफगानिस्तान चूँकि कुषाणों के नियंत्रण में था, इसलिए चीन से लेकर के जो ईरान और बाद में मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ जो पश्चिमी एशिया था, जो पश्चिमी एशिया पे रोमन साम्राज्य का कब्जा था, तो कहिए चीन से लेकर के रोम तक ये जो रास्ता जाता था, जिसे हम सिल्क रूट बोलते थे, रेशम मार्ग बोलते हैं, इस रेशम मार्ग पे कुषाणों का कब्जा इसलिए था, बता दिया कि मार्ग चीन से चल करके मध्य एशिया, अफगानिस्तान होते हुए ईरान जाता था। और ईरान से जो है भूमध्य सागर के जो पश्चिमी एशिया का हिस्सा है वहाँ तक जाता था। और ये जो उस समय यूनान के उस समय जो है के कब्जे में था, ये उस समय जो है रोमन साम्राज्य के कब्जे में था। तो कहने का मतलब चीन से लेकर के पश्चिमी एशिया तक ये जो सिल्क रूट था, इस पे कुषाणों का कब्जा था, बिकॉज कि मध्य एशिया और अफगानिस्तान उनके शासन के अंतर्गत था। और व्यापक पैमाने पे सोने के सिक्के चलाने वाले पहले शासक कुषाण शासक थे। अब मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात अगर करें तो प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था ये जो पढ़ रहे हैं इसे हम मौर्योत्तर काल भी कहते हैं, पोस्ट मौर्यन पीरियड। इस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसे प्राचीन अर्थव्यवस्था का गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल कहा जाता है। इस समय शिल्प और वाणिज्य में काफी प्रगति हुई, खूब प्रगति हुई। उसका कारण ये था कि आपने देखा सिक्कों का प्रचलन हुआ, बंदरगाह और नगरों का विकास हुआ, और हाँ, और भू राजस्व प्रणाली का भी शुरुआत, काफी विकास इसी समय हुआ। ये सारी विशेषताएं इस काल की थी। और शिल्प और वाणिज्य के विकास के चलते उसका जो प्रभाव पड़ा ये हुआ कि नगर में और ग्रामीण क्षेत्रों में एक नए क्लास, जैसे आज हो रहा है ना, इसी तरीके से एक नए वर्ग का उदय हुआ। और ये भी आप समझ सकते हैं कि सिल्क रूट के बनने के साथ, सिल्क रूट पे कब्जा होने के साथ, इधर रोम के साथ, इधर चीन के साथ हमारे व्यापारिक संबंधों का
विकास हुआ, व्यापारिक संबंध बेहतर हुए। इसी तरीके से रोम, इधर रोम तथा आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया में हमारा जो साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध थे वो भी बेहतर हुए। और हाँ, इसी समय अरब व्यापारियों ने, हिप्पालस नाम था, हिप्पालस, इन्होंने मानसूनी हवाओं की खोज की, मानसूनी हवाओं की खोज। इससे जो है समुद्री व्यापार में अरब व्यापारियों को काफ़ी सहूलियत मिली। ये ईसा पूर्व प्रथम सदी के आसपास की बात है। तो इन सारी चीज़ों के चलते जो आर्थिक गतिविधियां थी उनका बढ़ावा हुआ। और अगर आप शिल्प की बात करेंगे तो बौद्ध साहित्य की मानेंगे आप तो दीघ निकाय, दीघ निकाय और या महावस्तु, ये ग्रंथों के नाम है, बौद्ध ग्रंथों के, या मिलिंद पनो की चर्चा पीछे हमने की थी, नागसेन और मिनांडर का प्रश्नोत्तर जिसमें है। दीघ निकाय कहता है कि कुल 24 तरह के व्यापार होते थे। वस्तु के हिसाब से 36 प्रकार के व्यापार होते थे और मिलिंद पनो कहते थे कि 75 तरह के व्यापार। अब सोचिए आपकी व्यापार की संख्या कितनी थी। इन शिल्पियों को स्पेशलाइजेशन था एक एक चीज में। जैसे जो एक काम कर रहा था, कोई कांसा का, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई हाथी दांत का, सब अलग अलग कारीगर हुआ करते थे। और इसी समय आपको मालूम होगा साटक का, आपने सुना होगा, एक विशेष प्रकार का वस्त्र है साटक, जो मथुरा में बनता था, उसका विकास हुआ। अगर आप देखेंगे तो उरैयूर में, उरैयूर और अरिकमेडु में ईंट से बने हुए रंगाई के बड़े बड़े हौज मिले हैं, जिससे ये लगता है कि वहाँ पे सूतों के रंगाई का काम चलता था। इसी तरीके से मगध में आप देखेंगे, मगध में पेड़ के रेशों से बने हुए कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरीके से शिल्प का काफ़ी विकास हुआ। करीमनगर और नालगोंडा में आयरन और स्टील इंडस्ट्री, लौह इस्पात का उत्पादन होता था, जिसका निर्यात पार्थियाई और क्या कहते हैं उसको, अबिसिनियाई पोर्ट को किया जाता था। इसी तरीके से नालगोंडा और कोडापुर में मूर्तियों का निर्माण बड़ा अच्छा किया जाता था। और ये जो व्यापार था भारत का, ये बड़े महत्वपूर्ण बात जान लीजिए, रोम से इसका खूब विकास हुआ। लेकिन इसमें दैनिक उपभोग की वस्तुएं नहीं थी। इस व्यापार में जो है लग्जरियस आइटम ज़्यादा थे। विलासिता की वस्तुएं जो है रोम के साथ व्यापार में बहुत अधिक थीं। ठीक है। और अगर हम देखें कि रोम के सिक्के जो दक्षिण भारत में पाए गए हैं, उससे ये लगता है कि दक्षिण भारत और मध्य भारत से भी समुद्री व्यापार दक्षिण भारत से ही होता था। तो मध्य भारत और दक्षिण भारत के बीच जो हमारे व्यापार होते थे, ये व्यापार में एक महत्वपूर्ण वस्तु मसाला थी। दक्षिण भारत और मध्य भारत से मसाला थी, और इन मसालों के बड़े प्रेमी थे। मुझे बाहर जाया करता था, और आपको पता होगा कि जो गोल मिर्च, काली मिर्च होती है, इसे संस्कृत में इसका नाम ही यवन प्रिय है। गोल मिर्च जिसे आप काली मिर्च कहते हैं, इसका नाम ही जो है क्या है, यवन प्रिय। संस्कृत में यवनों को इतनी प्रिय थी, गोल मिर्च की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसी तरीके से यहाँ के रत्न है, माणिक्य है, मोती है। हाँ, बंगाल का पुंडरू मलमल बनता था। एक जगह है पुंडरू, ये मलमल के लिए विख्यात था। इसे गंगई भी कहते थे, इसका एक नाम लोकल गंगई था, ये मलमल था, गंगई। तो यहाँ से जाने वाली वस्तुओं में यही लग्जरियस आइटम आपके ज़्यादा थे। जैसे क्या पता कि मलमल से चला गया भैया, मोती चला गया, हाथी दांत है, रत्न है, माणिक्य है, मलमल है। और लोहे के जो बर्तन, लोहे के बर्तन भारत से जाते थे, वो रोमवासियों को बड़े प्रिय थे। और चरक संहिता, मालूम है कि चरक आयुर्वेद के प्रणेता जो राजवैद्य थे कनिष्क के समय, चरक ने अपनी पुस्तक में ढेर सारी ऐसी वनस्पतियों का नाम लिख रखा था जिससे कि तमाम गंभीर से गंभीर किस्म की बीमारियों का इलाज किया जा सकता था। तो वो चरक द्वारा वर्णित जो औषधि थे, जो पौधे थे, उनका भी जो है निर्यात किया जाता था। और रेशम जो है का निर्यात आपको पता होगा कि चीन से रोम को होता था। रास्ता कौन था? भारत से होके जाता था। बताया कि मध्य एशिया और
अफगानिस्तान भारत के कब्जे में था, कुषाण शासकों ने कब्जे में लिया था। तो जो रेशम का व्यापार होता था चीन से लेकर के रोम को, वो भी वाया भारत होता था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत से ही सामान रोम को गए, रोम से भी बहुत सारी चीज़ें भारत की तरफ आईं। रोम से भारत में मुख्य चीज़ शराब, वाइन जिसे कहते हैं आप, और वो जो एक बर्तन होता था जो शराब को रखने के लिए, एक कलश होता था जो हत्थानुमा, जिसमें 2 हत्थे लगे रहते थे वो, और इस तरीके से मिट्टी के अन्य पात्र, ये सब भी रोम से ऐसी वस्तुएं भारत लाई गईं। और बताया ना कि मध्य वर्ग या कई निम्न वर्ग की चीज़ों का इस व्यापार में ज़्यादा महत्व नहीं था, ये विलासिता से संबंधित वस्तुएं थी। हाँ, ये भी याद रखने की चीज़ है कि उस समय जो है व्यापार जो था, संतुलन, वो भारत के पक्ष में था। और इसके साक्ष्य जो है आपको तामलुक में, तामलुक कहाँ है जानते हैं, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, और अरिकामेडू में, इन जगहों पे इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि रोम से शराब और शराब को परोसने के लिए जो मिट्टी के कलश हुआ करते थे, ये सारी वस्तुएं आती थीं। और रोमन लेखक हैं, रोमन राइटर, प्लिनी नाम सुना होगा आपने, प्लिनी, जिन्होंने एक बड़ी मशहूर पुस्तक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। उन्होंने जो है अपने नेचुरल हिस्ट्री में ये बताया है, या कहिए कि वो बड़े राष्ट्रवादी लेखक थे। उन्होंने इस बात पे चिंता जाहिर की है अपनी इस कृति में कि रोम से बहुत सारा सोने के सिक्के जो है भारत की तरफ चले जा रहे हैं। वो दुख प्रकट करते, विलाप करते दिखाई दे रहे हैं कि भारत की तरफ जो है बहुत सारे सिक्के, यानी कहने का मतलब है कि रोम से रोमन सिक्के भारत में खूब आए उस समय। और प्रायः ये सिक्के जो होते थे, कॉइन्स जो होते थे, ये सोने और चांदी के बने होते थे। और करीब 150 जगहों पे खुदाई की गई तो ऐसे प्राचीन सिक्के जो रोमन से आए थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे व्यापार में। इसी सिक्कों के आने पे प्लिनी जो है अपने नेचुरल हिस्ट्री में बड़ा दुख प्रकट करते हैं। उन्हें लगता है कि इन सिक्कों के चले जाने से हमारा देश रोम कमजोर हो रहा है। और किसके बदले जाते थे ये? उसी काली मिर्च के लिए। भारत की काली मिर्च रोम वासियों को इतनी प्रिय थी कि ब्लैक पीपर कहिए, काली मिर्च, उसके लिए बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के लोग रोमन से दे दे करके व्यापार करते थे। और ये इसमें से बहुत से ऐसे व्यापारी थे जो कि भारत में बस गए आकर के। उनका इतना अच्छा व्यापार था कि वहां से आए और बस गए। और दक्षिण भारत में इस तरीके के बहुत से साक्ष्य मिलते हैं जहां की आकर के बसे हैं ऐसे लोग। तो कहने का मतलब, अच्छा, काली मिर्च के गुण भी कम नहीं है। काली मिर्च खाली मसाला ही नहीं है, काली मिर्च एक तरह की औषधि है। आप जानते होंगे कि ये एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, डाइजेशन में इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो उस जमाने में एक तरह से ये बड़ी मशहूर औषधि, आज भी देखे होंगे आयुर्वेद में काली मिर्च का प्रयोग बहुत होता है। कैंसर से कैंसर तक का इलाज में काम आती है काली मिर्च। तो ये काली मिर्च को आप हल्के में मत लें। रोमन वासी इसका अच्छे खासे मुरीद हुआ करते थे। और ये व्यापार ज़्यादातर नाव से होता रहा होगा। आप जानते ही हैं कि जो है शिपिंग उस समय महत्वपूर्ण थी अनेक स्थानों पे आने जाने के लिए। और दक्षिण भारत में रोम व्यापार के इस तरह के बहुत साक्ष्य मिलते हैं। मुद्रा की जहाँ तक बात है, करेंसी की, तो मुद्रा, तो ये पता है आपको कि मुद्रा की जहाँ तक बात है तो इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले जो है स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, पीछे हम पढ़े। उसके बाद से कुषाणों ने जो है सर्वाधिक मात्रा में सोने की मुद्रा चलाने वाले थे। और स्वर्ण मुद्रा जो है भारत में जो बनी, ये मत सोचिएगा कि बाहर से जो रोम साम्राज्य से जो सिक्के आते थे, आयात होता था, उन्हीं को ढाल करके बनाया गया। भारत में अपनी भी सोने की खान थी। और यही नहीं, रोमन के प्रभाव से, रोमन राजा के प्रभाव से दिनार जैसे सोने के सिक्के भी कुषाणों ने जारी किए, जो कि आपको पता है कि गुप्त काल में तब ये जो है प्रयोग में आए। गुप्त काल में भी ये सिक्के चलते थे। लेकिन ये मान लेना कि रोजमर्रा के जीवन में भी यही सोने के सिक्के चलते रहे होंगे, ये अतिशयोक्ति है। रोजमर्रा के जीवन में वही तांबा, शीशा
और प्रोटीन के सिक्के चलते थे। ये याद रखने की बात है, और ऐसे भी ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आप मूर्ति कला की बात करेंगे तो गंधार कला और मथुरा कला का बड़ा अच्छा विकास हुआ। ये एक लंबा विषय, इसको आगे अभी पढ़ेंगे, देखेंगे। और अगर आप बात करेंगे तो शिल्प और वाणिज्य के विकास के चलते अनेक जो पहले से नगर थे उनका विस्तार हुआ। कौन कौन से नगर थे आप जानते हैं, जैसे वैशाली है, एक एक अक्षर लिख दूं, पाटलिपुत्र है, वैशाली है, पाटलिपुत्र है, और आपका कौशाम्बी है, श्रावस्ती है? और इसी तरीके से आपका हस्तिनापुर जैसे हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, ठीक, मथुरा हो गया आदि। इसी तरीके से बिहार में आप देखेंगे कि जो है चिराव है, सोनपुर, बक्सर इत्यादि ऐसे तमाम जो है नगरीय केंद्रों का विकास हुआ इन सारे शिल्प और वाणिज्य के विकास के चलते। और थोड़ा सा अगर हम साहित्य की बात करें तो जो कुषाण शासक थे उन्हें इस बात का अच्छी तरीके से भान था कि भारत के जो राज्य हैं यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में, राज्य क्षेत्रों में अलग अलग लिपि और अलग अलग भाषा का प्रचलन है। तो लिपि के मामले में उनकी दृष्टि बड़ी उदार थी। उन्होंने तीनों लिपि, यूनानी, ब्राह्मी और खरोष्ठी, पता है आपको, ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती थी, खरोष्ठी है जिसका लिपि जिसका कि जो है खर जैसे ओठ, खरओष्ठी है, खर से तीनों लिपियों का प्रयोग किया। भाषा का जहाँ तक बात है तो उन्होंने प्राकृत का भी प्रयोग किया, संस्कृत मिश्रित प्राकृत का भी प्रयोग किया। और मौर्यों और सातवाहनों ने तो ज़्यादातर अपने अभिलेखों और अपने सिक्कों के लिए प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया, लेकिन ये मध्य एशिया से आए हुए जो कुषाण थे इन्होंने संस्कृत भाषा को एक महत्वपूर्ण बात कह लीजिए ये कि यहाँ जो सातवाहन थे हमारे या जो मौर्य थे, इन लोगों ने उस समय की जो जनभाषा थी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया अपने सिक्कों और अभिलेखों में। लेकिन मध्य एशिया से आए इन पूर्व के विदेशियों कहिए, बाद में तो आकर के भारत में आत्मसात हो गए, इन कुषाण वंश के शासकों ने संस्कृत का प्रयोग किया। और आपको पता है कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ कठियावाड़ा में है, जूनागढ़ का अभिलेख जो है वो क्या है, काव्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका समय आपका 150 एडी है, 150 एडी। कभी आ जाए जूनागढ़ अभिलेख कठियावाड़ा में, उसका समय 150 एडी। तो ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस समय अश्वघोष, पता है कि बड़े बात कर रही थी कुषाण वंश की, तो बताया था कि उनके दरबार में चरक संहिता, ऐसी चरक, पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र जैसे लोग, जैसे विद्वान थे। अश्वघोष को आप जानते होंगे, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण कृति है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित बड़ी मशहूर पुस्तक है। बुद्ध चरित, ध्यान रखिए, बुद्ध की जीवनी है, बुद्ध के विषय में लिखी गई है, बुद्ध के जीवन के बारे में ये बुद्ध चरित। और दूसरा एक ग्रंथ है सौंदरानंद, ये बड़े उत्कृष्ट संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये इसको लिखने वाले अश्वघोष थे। यार अश्वघोष को भूलिएगा मत, कौन थे? बुद्ध चरित, बुद्ध का चरित्र लिखने वाले अश्वघोष थे, अश्वघोष। और सौंदरानंद ये संस्कृत की उत्कृष्ट कृति है, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको भी लिखने वाले अश्वघोष ही थे। और ये भी कहा जाता है कि भारतीय रंगमंच जो है उस पर जो आज पर्दा गिरता है, पर्दा लगता है, वो भी यवनों के ही प्रभाव से आया। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि रंगमंच भी उन्हीं के संपर्क से आया, लेकिन भारत में रंगमंच के विकास का अपना इतिहास है अगर हम नाट्यशास्त्र देखेंगे तो। लेकिन इतना तो निश्चित रूप से स्पष्ट है कि जो भारतीय रंगशाला में जो पर्दे लगाए जाते थे उसका नाम क्या कहते, उसे संस्कृत में यवनिका कहा गया है। यवनिका, यवन से यवनिका बना है, यवनिका का बना है। वो जो एक शब्द है क्या कहते हैं उसको, आयोनियन, आयोनियन का संस्कृत रूपांतरण है, आयोनियन का संस्कृत रूपांतरण है।
यवनिका पर्दा, तो पर्दा लाने वाले, ध्यान रखिएगा कभी आता है रंगमंच का पर्दा लाने वाले, तो ये जो कौन थे, ये यही लोग थे, ये रोमन लोग थे। और ये एक बात याद रखिएगा कि में जो लोग यूनान से आते थे उन्हीं को यवन कहते थे, जो यूनानी थे उन्हीं को यवन कहते थे। बाद में इसका अर्थ विस्तार हुआ, अर्थ संकोच होता है, अर्थ विस्तार होता है, तो अर्थ विस्तार हुआ और अर्थ विस्तार के चलते जो है, जो क्या कहते हैं, हाँ, जो विदेशी थे सारे विदेशियों के लिए, जो भी लोग बाहर के लोग हैं उनके लिए जो है यवन शब्द प्रयोग होने लगा। पहले ये यवन जो है, ये यूनान से लोग आते थे, कहते भाई यवनों का आक्रमण हो गया, लेकिन बाद में जो बाहरी लोग आने लगे इसका अर्थ विस्तार हुआ, सभी को यवन कहा जाने लगा। और अगर गैर साहित्यिक कृतियों की बात करेंगे तो एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है 3री सदी ईस्वी की, क्या नाम है उसका, है? ये वात्स्यायन का कामसूत्र है, ये वात्स्यायन का कामसूत्र है। ये बड़ी महत्वपूर्ण कृति, ये कब लिखी गई याद रखिएगा, ईस्वी 3री सदी में लिखी गई। कामसूत्र की चर्चा आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन अगर ये हो कि ये कब लिखा गया तो शायद हम सोचने लगेंगे कब लिखा गया, कब लिखा, तो ये 3री सदी ईस्वी की है। ठीक, यूनानियों के संपर्क से हमारा जो भारतीय खगोल विज्ञान है और जो ज्योतिष शास्त्र है, इसमें भी काफ़ी उन्नति हुई। और आप देखेंगे कि हमारे जो संस्कृत के ज्योतिष ग्रंथ हैं उनमें ग्रहों के संचरण से संबंधित कई सारे यूनानी शब्द हैं। और यूनानी शब्द जो होरोस्कोप है, होरोस्कोप, इसी होरोस्कोप से होरोशास्त्र बना, इसी होरोस्कोप से होरोशास्त्र बना, और उसी का जो संस्कृत, इसी को संस्कृत में क्या कहते हैं, ज्योतिष कहते हैं। इसी तरह यूनानी ड्राचमा को जो है, यूनानी शब्द ड्राचमा को जो है ड्रामा, यूनानी शब्द जो ड्राचमा है ये यूनानी है, यही ड्रामा कहलाया। और आप जानते हैं कि ये मध्य एशिया से आए हुए जो लोग थे ये संस्कृति लिपि भाषा के संदर्भ में उदार थे। इन्होंने खुल करके जो है भारत की जो सारी भाषाएं थीं, जो लिपि थीं, सबका उन्होंने सम्मान किया। यूनानी शासकों ने जो है ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग किया है, अपने सिक्कों पे उन्होंने भारतीय प्रतीकों का भी प्रयोग किया है, दर्शाया है। और आज जो आदि संक्रमण काल में जो तथाकथित व्हाट्सएपवादी हैं, इनको इन सारी चीज़ों से ज्ञान अर्जन करना चाहिए कि यूनानी शासकों ने ब्राह्मी लिपि तो भारत की लिपि थी, क्या जरूरत थी यूनानियों को अपनाने की, लेकिन यूनानी शासकों ने ब्राह्मी लिपि को अपनाया और अपने सिक्कों पे भारतीय प्रतीकों को भी दर्शाया है। हाँ, ये बात अलग है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, या आप कहें कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन में, वनस्पति विज्ञान में और चिकित्सा विज्ञान में भारत के पास देने को बहुत कुछ था। हमारे पास चरक थे, सुश्रुत थे, यहाँ हमारे पास सिर्फ देने को था, लेने को कुछ नहीं था। यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, वनस्पति के क्षेत्र, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, यानी क्या कहेंगे उसको, बॉटनी के क्षेत्र में है, या मेडिकल साइंस में, केमिकल साइंस में, इन सारी चीज़ों पे हमारे पास चरक और सुश्रुत जैसे बहुत के बड़े विद्वान लोग थे, जिन्होंने कि बहुत सारी ऐसी बातें लिखी, ऐसी विधियां बताई हैं जिससे कि पौधों के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा, वनस्पतियों से उद्भूत रसायन के द्वारा गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सकता था। इन वनस्पतियों को भी बाहर भेजा जाता था जो महत्वपूर्ण थी। तो ये संक्षेप में बात हो गई। अगर हम बात करेंगे उस समय की टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आपने देखा ही है कि जो आप कई देखते होंगे, कनिष्क का जो पोशाक है उसमें बड़े लंबा सा एक पतलून, लंबी सी कोट पहने हुए हैं। ये वाला जो जूता है लंबा सा, तो ये पतलून पहले चर्चा हो चुकी है। पतलून, लंबे जूते पहने, कोट, ये सारी चीज़ें वहीं से आई। रकाब आया, बता ही दिया चीज़ें। चमड़े के जूते उस समय बनना शुरू हो गए, चमड़े के जूते बनना शुरू हो गए। रोमन के तर्ज पे जो है यहाँ भी ये सोने चांदी के सिक्के ढाले गए
और यही नहीं, अगर विदेश नीति की बात करें तो भारत से उस समय जो रोमन सम्राट ऑगस्टस थे, या एक और सम्राट थे रोमन जिनका नाम ट्राजन था, ट्राजन और ऑगस्टस के दरबार में भारतीयों ने दूत भेजे। कुठार लोगों ने उस समय भारत से दूत भेजे गए। और सबसे महत्वपूर्ण प्रगति अगर कहा जाए तो हुई, जो उस समय हुई, जो उतनी प्रगति आगे देखने को नहीं मिलती, जो आश्चर्यजनक थी, वो शीशे बनाने के काम में, शीशा बनाने के काम में, इस समय जो प्रगति हुई वो अभूतपूर्व थी। वो उसका उदाहरण आगे नहीं मिलता। संक्षेप में ये रही बात, बची हुई बात आगे देखेंगे। जय हिंद।